हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था, ठीक, इसका पहली तो चीज है कि ये स्थानीय स्वशासन होता क्या है या पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने देश, जो भारत देश को देखा, तो एक देश है। देश के अंदर बहुत से राज्य हैं। राज्यों के अंदर अगर आप देखें तो जिले हैं, और जिले उपखंडों में या प्रखंडों में या तहसील कह लें, उनमें बटा हुआ है। और उसके बाद में गांव आता है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो प्रशासन व्यवस्था है उसकी सबसे छोटी इकाई ग्राम है, गांव। ठीक है, तो ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य ये है कि जो शक्तियां हैं उनको कैसे केंद्र से राज्यों में बांटा गया है, राज्यों से वो जिले में बांटी जाए और जिलों से उपखंडों के माध्यम से होते हुए गांव तक जाए। यानी कि जिस स्तर पर जो भी समस्या है उस स्तर के लोग उन शक्तियों के माध्यम से उस अपनी समस्या का समाधान कर सकें। क्योंकि ये आपको भी पता होगा कि प्रत्येक गांव की समस्या एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक है, मान लीजिए आप कोई गांव ले लीजिए जो उत्तर प्रदेश का गांव है, तो वहां पर ये हो सकता है कि वहां की समस्या अलग है, और कोई गांव अगर राजस्थान राज्य में है तो उसकी समस्या अलग हो सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में समस्या ये हो सकती है कि उस गांव में बाढ़ आ सकती है, ठीक है, क्योंकि नदियों किनारे बसे हुए हैं। और राजस्थान में समस्या ये है कि उनके पास पानी, पीने का पानी नहीं है, सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक उदाहरण है मैं जो आपको बता रहा हूं। इसलिए जो सरकार, भारतीय गवर्नमेंट थी आज़ादी के बाद में, उन्होंने ये कोशिश की, ये प्रयास किए कि कैसे हम स्थानीय लोगों को शक्तियां प्रदान करें, और वो जनहित में, अपने ग्राम के हित में, अपने जिले के हित में, अपनी तहसील के हित में, और अपने राज्य के हित में, और फिर उसके बाद में जो केंद्र है वो अपने देश के हित में। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर ग्राम का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। तो सभी अपने स्तर से अपनी जो समस्याएं हैं उनको अपनी शक्तियों के द्वारा उसको हल कर सके। ठीक है, तो यही था कि लोकांतिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य कि शक्तियां जो सरकार के पास में है वो नीचे की इकाई यानी ग्राम तक पहुंचाया जाए। ठीक, तो इसका उद्देश्य था, स्थायी शासन का जो उद्देश्य है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है और शक्ति का विकेंद्रीकरण है। ठीक है, शक्ति को सबसे छोटी इकाई गांव तक पहुंचाना। अगला देखिए, जनक। इसके जनक जो है वो लॉर्ड रिपन माने जाते हैं, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने 1882 में मद्रास में, 1882 ईस्वी में मद्रास में उपखंड और जिला बोर्डों की स्थापना की थी। ठीक है, उन्होंने भी स्थानीय स्वशासन को प्रसारित करना शुरू किया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उस क्षेत्र का विकास होगा। भाई, समस्याएं जो होंगी वहां के लोगों को पता होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए उपखंड और जिला बोर्डों की स्थापना की थी। इसीलिए लॉर्ड रिपन को इसका जनक बुलाया था, स्थानीय स्वशासन का जनक बुलाया था। ठीक, अब बात करते हैं आजाद भारत की। आजादी के बाद में जो आपके प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका भी ध्यान इस ओर था। वो भी चाहते थे कि बहुत तेजी के साथ भारत का विकास हो, और वो भी चाहते थे कि ग्रामीण विकास होगा तो देश का विकास बहुत तेजी से होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। ठीक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। लेकिन इस विकास कार्यक्रम में ये हुआ कि उन्होंने अधिकतर जो शक्तियां थी वो प्रदान नहीं करी, बहुत ही सीमित शक्तियां प्रदान की गई, जिससे सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो असफल हो गया। ठीक है, तो ये कार्यक्रम जब ये असफल हो गया तो उन्होंने क्या किया, अगले साल इसका नाम बदल दिया। 1953 में इसका नाम बदल के राष्ट्रीय प्रसार सेवा कर दिया। ठीक, अब चूंकि एक देश एक किसी चीज को लागू कर रहा है तो पूरी गवर्नमेंट उसके पीछे, उसकी शक्ति उसके पीछे, फिर भी वो असफल हो जाए तो थोड़ा सा समस्या होती। तो उन्होंने क्या किया, उस झेप से बचने के लिए 1953 में इसका नाम बदल के राष्ट्रीय प्रसार सेवा कर दिया। लेकिन जो उसकी कमियां थी वो तो वैसी ही थी, इसलिए नाम चेंज करने से कुछ हुआ नहीं, और राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो है ये भी उनकी योजना असफल सिद्ध हो गई। अब उन्होंने ये किया कि अब जब दोनों योजनाएं उनकी असफल हो गई, हालांकि इन्होंने सामुदायिक विकास केंद्र कार्यक्रम का नाम ही बदला था, नाम बदल के राष्ट्रीय प्रसार सेवा कर दिया था, लेकिन जब ये दोनों असफल हो गई तो उन्होंने क्या किया, एक समिति की स्थापना करी
ठीक है। इस समिति को कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। ये बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई जनवरी 1957 में। इस जो समिति थी, इसकी प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो योजनाएं लागू की गई सामुदायिक विकास कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम, ये असफल क्यों सिद्ध हुई इसके बारे में पता लगाना। और दूसरी चीज से कहा गया कि आप ये पता लगाइए कि पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन जो है वो किस तरह से जनता में लागू किया जाए कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। ठीक है, यानी किस प्रकार से वो सफल सिद्ध होगा, ये कहने का मतलब। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो बलवंत राय मेहता हैं, इस समिति के अध्यक्ष जो थे बलवंत राय मेहता जो थे, वो इसके बाद में 1963 से 1965 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, ये वही बलवंत राय मेहता है। तो जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता जी की समिति को स्थापित कर दिया गया। फिर इन्होंने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में, हर एक चीज करने के बाद ये कहा कि इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था प्रस्तुत करी। इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो स्थानीय स्वशासन आपको लागू करना है, उसको 3 स्तर पर लागू करना चाहिए। कैसे? देखिए, इन्होंने इसको 3 भाग में बांटा। सबसे छोटी कहीं ग्राम, उससे ऊपर प्रखंड और उसके ऊपर जिला। ठीक, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिले के नीचे प्रखंड या खंड, और या उसके नीचे ग्राम। ठीक, इन 3 भागों में आपको बांटना होगा। इन तीनों को जो उनकी शक्तियां हैं वो प्रदान करनी होंगी। इसमें ग्राम में ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी, प्रखंड में पंचायत समिति की स्थापना की जाएगी, और जिला में जिला परिषद की स्थापना की जाएगी। ठीक, तो इन्होंने ये कहा कि अगर इन तीनों की स्थापना हो जाएगी तो जो ग्राम पंचायत है वो अपने ग्राम के लिए योजनाएं बनाएगी, पंचायत समिति में प्रस्तुत करेगी, पंचायत समिति उस पूरी योजना को क्रियान्वित करने के लिए पूरा खाका खींचेगी, और उसके बाद में उसको जिला परिषद में ले आके क्रियान्वित जो है उसका स्वरूप, उसको उससे मोहर लगा दी जाएगी कि हाँ ये। अब उसके बाद में पंचायत के जो लोग हैं वो उस जो योजना है उसको पूरी तरह से क्रियान्वित कर सकेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। ये कहना भी सही, क्योंकि हर जो ग्राम पंचायत है, मान लीजिए वहां पर स्कूल नहीं है, और ऊपर से अगर नहीं कहा गया तो स्कूल नहीं। कहने का तात्पर्य है कि ग्राम पंचायत में लोगों को अधिकार दिया जाएगा तो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को बहुत बेहतर ढंग से वो हल कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें पता है क्या समस्या है। ठीक है, तो ये इन्होंने एक इनका बलवंत राय मेहता जी का ये है कि इनका मुख्य पॉइंट ये था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रस्तुत करी इन्होंने कि त्रिस्तरीय होनी चाहिए, और इसीलिए इनको भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या शिल्पी भी कहा जाता है। ठीक है, इस नाम से पुकारा जाता है, और इसको ग्रामोद्धार समिति के नाम से भी जानते हैं। बलवंत राय मेहता का एक दूसरा नाम आता है ग्रामोद्धार समिति, यानी कि ऐसी समिति जिसने ग्रामों का उद्धार किया या उद्धार करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई। ठीक है, अच्छा, तो अब इनके जो इन्होंने सिफारिशें प्रस्तुत करी उसको राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 12 जनवरी 1958 को स्वीकृत कर लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से बलवंत राय मेहता ने जो भी समिति ने जो भी जो कारण बताए थे, उनके जो समाधान बताए थे, उन सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया। ठीक है, जब बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट थी उसको राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जब मान्य कर लिया गया, तो उसे उस योजना को मूर्त रूप देकर और उसे चेक करने के लिए कि वो कितनी यूजफुल या कितने अपने लक्ष्यों की या उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेगी, उसे पायलट योजना के रूप में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया अगस्त 1958 में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अगस्त 1958 में उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए, चेक करने के लिए कि कितनी सही है, उसको आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। इसे पायलट योजना भी कहते हैं या प्रायोगिक परियोजना भी कहते हैं, प्रायोगिक परियोजना के नाम से भी आता है, लिखा होता है। ठीक है, तो जब वहां पर वो सक्सेस हुई तो उसके बाद में उसे 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी ग्राम है, नागौर जिला है, और राजस्थान राज्य का नाम है। ठीक है, तो बगदरी ग्राम में उसे लागू कर दिया गया। इस तरह से जो बगदरी ग्राम पंचायत है जो नागौर जिले में राजस्थान राज्य में स्थित है, वो भारत की पहली ग्राम पंचायत बनी। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मोस्टली पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बगदरी ग्राम पंचायत कहाँ स्थित है, या देश की पहली ग्राम पंचायत का क्या नाम है। ठीक है, तो ये बगदरी ग्राम पंचायत है, बगदरी ग्राम, नागौर जिला और राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 को। अब देखिए यहीं पर अब
योजना जो लागू की गई थी आंध्र प्रदेश में देखा गया था। तो बस इसी के जस्ट बाद 11 अक्टूबर 1959 को ये आंध्र प्रदेश में भी लागू हो गई। ठीक है, इस योजना को आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। ठीक, और इसे धीरे धीरे करके अन्य राज्यों में भी इसको धीमे धीमे लागू कर दिया गया। अब आते हैं कि ये इसके 1957 में ये समिति बलवंत राय मेहता जो समिति बनाई गई थी, या जो ग्रामोद्धार समिति के नाम से भी जानी जाती है, उसके लगभग 20 साल के बाद में एक अन्य समिति बनाई गई, अशोक मेहता समिति। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये समिति क्यों बनाई गई, तो ये एक कार्य होता है कि समय के साथ साथ जो योजनाएं चल रही हैं वो कितनी उस समय के अनुकूल सही रह गई हैं, इसको ध्यान में रखते हुए समितियों का गठन किया जाता है। तो वैसे ही अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई 1977 में, और इन्होंने पूरा देखने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, हमें द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापित करनी चाहिए। इन्होंने क्या किया कि जो नीचे का जो ग्राम स्तर था और जो बीच का प्रखंड स्तर था, ठीक है, या उपखंड स्तर, या फिर आप कह सकते हैं कि तहसील स्तर था, उसको दोनों को मिला के इन्होंने प्रखंड स्तर बना दिया और जिला स्तर बना दिया। ठीक है, इन्होंने ग्राम स्तर खत्म ही कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने दो स्तरीय पंचायती व्यवस्था है, लेकिन इनकी सिफारिशें, ये अपनी सिफारिशों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सके, तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो इनकी जो सिफारिशें थी वो कैंसिल हो गई। और इसके बाद में फिर एक दूसरी समिति बनाई गई, डॉक्टर GV.K. राव समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1985 में। ठीक है, अब इन्होंने भी जो योजना चल रही थी बलवंत राय मेहता समिति की तरह, जो योजनाएं क्रियान्वित हो रही थी उस समिति के रिपोर्ट के आधार पर चल रही थी, उस पर इन्होंने मैंने क्या इन्होंने कहा, इन्होंने क्या किया, देखिए, अशोक मेहता समिति इन्होंने द्विस्तरीय घटा दी, और GV.K. राव समिति ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि एक स्तर बढ़ा दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अगर हमें बहुत अच्छी पंचायती राज व्यवस्था के परिणाम चाहिए तो हमें 4 स्तरीय व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, ग्राम स्तर तो था ही, प्रखंड स्तर भी था, जिला स्तर पे इन्होंने राज्य स्तर बढ़ा दिया, एक और स्तर बढ़ा दिया इन्होंने इसका। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने 3 समितियां देखी। पहली बलवंत राय मेहता समिति, जो ग्रामोद्धार समिति या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और बलवंत राय मेहता को मत भूलिएगा, वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 1963 से 1965 तक। ठीक है, और उसके बाद अशोक मेहता समिति, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको घटाकर त्रिस्तरीय को घटाकर द्विस्तरीय कर दिया गया, और फिर उसके GV.K. राव समिति 1985 में इन्होंने जो त्रिस्तरीय था उसको एक बढ़ा के 4 स्तरीय कर दिया। ठीक है, तो डॉक्टर GV.K. राव ने जो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की योजना के बारे में बताया था, उसे रिजेक्ट कर दिया गया, उनकी सिफारिशें नहीं मानी गई। और उसके बाद में डॉक्टर LM सिंघवी के समिति बनाई गई 1986 में। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज चल रही थी उसी को ओके किया। इन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सही है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ठीक है, इसे लागू जारी रहने दिया जाए। इन्होंने कहा कि इसे संवैधानिक मान्यता दे दी जाए। ठीक है, ये जो पंचायती राज व्यवस्था लागू है इसे संवैधानिक मान्यता दर्जा दिया जाए, संवैधानिक मान्यता दी जाए। फिर उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत एवं ग्रामीण न्यायालय की व्यवस्था की जाए, यानी ग्रामीण स्तर पर एक न्यायालय बना दी जाए जो ग्राम में होने वाले जो झगड़े हैं उनका निपटारा वो स्वयं ही कर ले। ठीक है, इससे उन्होंने कहा कि हमारे जो न्यायालय हैं उन पर जो भार है वो कम हो जाएगा और व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो मूल जहाँ पे झगड़ा हुआ है उसी स्थान पर अगर उसको समाप्त कर दिया जाए तो ज़्यादा वो समस्या बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो इन्होंने न्याय पंचायत या ग्रामीण न्यायालय की स्थापना की एक वकालत करी, और इन्होंने साथ ही कहा आरक्षण दिया जाए। इन्होंने कहा SC/ST को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ठीक है, यानी कि कुल महिलाओं को कुल जनसंख्या में जो जितनी भी सीटें हैं उनमें 1/3 महिलाएं ही हों, और SC/ST को उनकी जनसंख्या में जितना अनुपात है उसके अनुसार उनको आरक्षण दिया जाए। ठीक है, तो ये बातें इन्होंने कही, लेकिन इनकी बातें बहुत ही सही थी, बहुत ही सटीक थी, इसको माना गया। ठीक है, इसके बाद में PV.K. थुंगुल समिति 1988 में बनाई गई, और इन्होंने भी यही कहा, इन्होंने सारी बातें वही कही, संवैधानिक दर्जा की बात कही इन्होंने, और साथ में इन्होंने एक चीज ये कही, इन्होंने कहा राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाए, जिससे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको जो फंडिंग है, जो पैसा है वो किस प्रकार से 5 साल तक दिया जाएगा, इसलिए राज्यपाल जो है वो एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना करे जो कि ये निश्चित करे कितना पैसा
इनको पंचायती राज व्यवस्था को दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा। अब ये हुआ कि इसी समय राजीव गांधी ने इसी समिति के आधार पर 64वां संविधान संशोधन लागू लेकर आए, जो कि लोकसभा में तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, ठीक है। इसलिए ये कानून नहीं बन सका। तो तत्कालीन जो पीवी नरसिंह राव जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नाथूराम मिर्धा समिति जो कि 1991 में गठित की थी, उसने जो सिफारिशें की थी उसके आधार पर उन्होंने जो 73वां संविधान संशोधन है वो लोकसभा में 1992 में प्रस्तुत किया और लोकसभा में उन्होंने उसे पारित कराया, फिर राज्यसभा में पारित कराया और उसके बाद में जो तत्कालीन उस समय के जो 17 विधानमंडल थे राज्यों के, उनसे वो पारित होकर के, और जब उस पर हमारे राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया 24 अप्रैल 1993 को वो उसे लागू कर दिया गया, ठीक है। इसीलिए हर प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम लोग पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 के। लेकिन प्रस्तुत कब किया गया? मोस्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है 73वां संविधान संशोधन प्रस्तुत कब किया गया, तो 1992 में हुआ था और इसका जो क्रियान्वित होके जो कानून बना वो 24 अप्रैल 1993 को बना था, ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद, ठीक। अच्छा, जब ये कानूनी रूप संविधान में सम्मिलित कर लिया गया तो अगले साल मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने कि पंचायती राज के चुनाव कराए और उसे स्थापित किया 1994 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान संशोधन के अंतर्गत किया क्या गया? संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया? संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक 16 अनुच्छेद जोड़ दिए गए और 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़ दिए गए जो कि पूर्ण रूप से पंचायती राज से संबंधित थे, ठीक है। अब देखिए जो इसके प्रमुख अनुच्छेद थे 243 से 243 ओ तक, इनमें जो प्रमुख हैं तो 243 था, उसमें परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें 243 ए में ग्राम सभा से संबंधित नियम बताए गए हैं। 243 बी में त्रिस्तरीय संस्था होगी, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय 3 स्तर पे होगी, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पे होगी। लेकिन ये भी बताया गया कि जहां जिन राज्यों की जो जनसंख्या है वो 20 लाख से कम है वहां पर ये 2 स्तरीय होगी, ठीक है, 2 स्तर पर ही होगी। और 243 सी के अंतर्गत इस की संरचना या इसके गठन के विषय में बताया गया है। 243 डी के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण के प्रावधान में उन्होंने कहा है कि जो SC ST है वो जनसंख्या के आधार पे होगी, OBC वहां का विधानमंडल तय करेगा, और ये कहा कि जो महिलाओं की जो आरक्षण है टोटल वो 1/3 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 243 ई के अंतर्गत कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होगा, ये बोला उन्होंने। 243 एफ में योग्यता बताई गई। योग्यता के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि सारी योग्यताएं जो विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए होंगी वो सारी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। बस उन्होंने कहा है कि जो आयु है वो घटा के 21 वर्ष कर दी है, ठीक है, आयु घटा के 21 वर्ष कर दी। बाकी सारी योग्यताएं जैसे कि भारत का नागरिक हो और किसी रूप से न्यायालय द्वारा दंडित न किया गया हो वगैरह वगैरह। अब इसलिए 243 जी के अंतर्गत संस्थाओं की शक्तियों और कार्यों के विषय में बताया गया है। 243 एच में टैक्स लगाने का अधिकार है, क्योंकि जो क्षेत्रीय चीजें उन पर किस पे टैक्स लगा सकते हैं। 243 आई के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन, उन्होंने कहा है कि राज्यपाल 243 आई में राज्यपाल को निर्देश दिया गया कि वो एक राज्य वित्त आयोग का गठन करे 5 साल के लिए, ठीक, हर 5 साल के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करे, जो कि जो वित्त आयोग ये जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए जो फंडिंग होगी, पैसा वो किस प्रकार से कितना दिया जाएगा ये वो डिसाइड करेगा, ठीक। 243 जे के अंतर्गत पंचायतों की ऑडिटिंग होगी, ठीक है, और 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करने की जिम्मेदारी राज्यपाल को दी गई है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो चुनाव होंगे उनको कराने का जो पूर्ण दायित्व है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होगा, ठीक है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, इसमें 243 से 243 ओ तक था, ये प्रमुख अनुच्छेद हैं, ठीक। अब हम लोग त्रिस्तरीय राज व्यवस्था की जो प्रमुख बातें वो थी कि पहले से चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष होंगे, ठीक है, यानी कि जो भी संस्था चुनी जाएगी पंचायती राज के अंदर वो 5 वर्ष चलेगी और 5 वर्ष
के बाद ही चुनाव होंगे। और जो चुनाव की प्रक्रिया है 5 वर्ष के 6 महीने पहले से ही स्टार्ट कर दी जाएगी। और अगर बीच में ये भंग हो जाता है, किसी तरीके से समाप्त हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर फिर चुनाव कराने होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 5 साल का है और 4 वर्ष और 6 माह तक चली, उसके बाद भंग हो गई, तो 6 महीने वो तब वो चुनाव जो है वो 6 महीने नहीं होंगे, उसके बाद ये अपने समय पर ही चुनाव होंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, बाकी सब विधानमंडल जो सदस्य होंगे उनकी जो योग्यता है विधानमंडल के अनुसार रखी जाएगी, और केवल आयु उनकी 21 वर्ष होगी, 21 वर्ष में चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक, क्लियर। आगे देखिए, उन्होंने एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान रखा कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि राज्यपाल के द्वारा होगा, और यही इस चुनाव प्रक्रिया को क्रियान्वित करेगा, ठीक है। पंचायती राज की जो व्यवस्थाएं हैं उनको, जो चुनाव है वो यही राज्य निर्वाचन आयोग ही उसको सुचारू रूप से क्रियान्वित कराएगा। अगला उन्होंने कहा कि जो राज्य का राज्यपाल है वो एक राज्य वित्त आयोग की गठन करेगा, जो कि 5 वर्ष के लिए होगा, ठीक है। 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, जो कि जो ये संस्थाएं हैं पंचायती राज की, इनको वित्त या फंडिंग के बारे में पूरी जानकारी देगी, और इनको कैसे दिया जाए इसका जो प्रारूप है वो तय करेगी। अगला है तीनों स्तरों पर, यानी कि जिले स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर, तीनों स्तरों पर SC और ST को जनसंख्या के अनुसार पर अनुपात पर आरक्षण दिया जाएगा, है ना। राज्य की जो जनसंख्या है उसके अनुसार पर उनको आरक्षण दिया जाएगा। अगला उन्होंने OBC के विषय में कहा, जो अदर बैकवर्ड कास्ट है उनके आरक्षण के विषय में कहा कि जो उस राज्य का राज्य विधानमंडल है वो तय करेगा कि उनको कितना आरक्षण दिया जाए, ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा महिलाओं को 1/3 आरक्षण, और महिलाओं को उन्होंने 1/3 आरक्षण देने की संस्तुति करी, ठीक है। तो ये प्रमुख इसके प्रावधान थे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब हम लोग तीनों स्तर जो होते हैं, ग्राम, प्रखंड और आपका जिला, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, पंचायत का गठन एवं उसकी संरचना। देखिए, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया। इसमें कहा गया कि अगर ग्राम की जनसंख्या 1000 या उससे अधिक है तो उस पर ग्राम पंचायत होगी, और उसका प्रमुख होगा प्रधान। अगर जनसंख्या 1000 से कम होती तो दूसरे गांव को मिलाकर के ग्राम प्रधान का चुनाव कराया जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो प्रधान होता है वही इसका मुखिया होता है। इसके बाद देखिए, ब्लॉक या मंडल या क्षेत्र समिति जो मध्य की है, इसमें प्रमुख होता है ब्लॉक प्रमुख, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। और इसके बाद में जिला पंचायत का जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, ठीक, क्लियर। ये त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है वो यही है जो कि आपके भारत में लागू किया गया है। और इसमें एक प्रावधान सिर्फ ये है कि अगर यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई है वहां पर, ठीक है, द्विस्तरीय पंचायत। तो फ्रेंड्स, ये था स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, और ग्राम पंचायत, क्षेत्र समिति और जिला पंचायत के विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्रमशः पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।